नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। और मुझे उम्मीद है कि पूरी क्राइम तक फैमिली अच्छी होगी। तो जय हिंद गाइस एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आ चुका हूँ आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले अपनी स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। एक शख्स था, बात गुजरात की है, 1939 की है। उस वक्त हम आज़ाद नहीं हुए थे और ये सौराष्ट्र की कहानी है। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तब वहाँ के एक मशहूर राजा हुआ करते थे, गायकवाड़ फैमिली के। उनके डेथ के बाद, उनकी मौत के बाद, जो उनका पोता था प्रताप सिंह राव गायकवाड़, ये बड़ौदा के राजा बने। राजा बनने के बाद ये चूँकि यंग थे, नए थे, 1939 के बाद दुनिया भी बदल रही थी, बहुत सारी चीज़ें नई नहीं आ रही थी, जैसे आज के दौर में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और बाकी। तो वो भी इस नए ज़माने के राजा, यंग। तो 1941 में उसने अपने यहाँ उस राजा ने अपने यहाँ एक खेल का आयोजन किया नेशनल लेवल पे। और जितने भी देश में राजा थे, चूँकि उस वक्त भी राजा रजवाड़ा, ये सारी चीज़ें चल रही थी, अलग अलग रियासतें थीं, तो देश भर के राजाओं को खेल में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा। कुल 22 अलग अलग जो रियासतें थीं, रजवाड़े थे, उन्होंने इस खेल में हिस्सा लेने के लिए हामी भरी, वो हिस्सा लेने आए। और उसी दौरान उस वक्त एक अमरेली एक इलाका था, एक रियासत थी, जिसके अंदर करीब 12 गांव पड़ते थे। और इस रियासत में जो वहाँ का राजा हुआ करते थे वो अमरावाला जो राजा थे, उनका एक जो अस्तबल था, उस अस्तबल की देखभाल करने के लिए एक उन्होंने बहुत सालों से एक शख्स को रखा हुआ था। उसका नाम था भूपत। भूपत राजा के इस निजी अस्तबल की देखभाल करता था, जिसमें करीब 60-70 घोड़े थे। उन घोड़ों की ट्रेनिंग, उन घोड़ों की देखभाल, रख रखाव, ये सब भूपत के हाथ में था। घोड़ों के साथ ट्रेनिंग के लिए जाहिर सी बात है दौड़ना धूपना सारी, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा ताकतवर था। और उसकी ताकत और उसकी भाग दौड़, इन सब की सलाहियत को देखते हुए राजा अमरावाला ने यह फैसला किया कि भूपत को भी इस खेल में हिस्सा लेना चाहिए। और भूपत को फिर वो कहते हैं, भूपत तैयार होता है, बाकायदा वो इस खेल में हिस्सा लेता है। कुल 13 ऐसे प्रतियोगिता थी, अलग अलग कैटेगरी के कंपटीशन, जिसमें भूपत ने हिस्सा लिया। और इन 13 में से वो 6 में नंबर 1 पे आता है, पहला पदक जीतता है, और 7 में नंबर 2 पे, तो करीब 13 पदक जीतता है। अब आप सोचिए कि भूपत कितना बड़ा अच्छा एक एथलीट, एक टैलेंटेड खिलाड़ी। इसके बाद भूपत का नाम होता है, भूपत को लोग जानने लगते हैं। 13 मेडल जीता राजा रजवाड़ों और इतने लोगों के सामने। तो काफ़ी सब कुछ, नाम, शोहरत, दौलत सब मिलने लगा उसे, लेकिन वो अभी भी राजा के साथ काम कर रहा था। इसी दौरान धीरे धीरे आज़ादी के बिगुल भी बजने लगे थे। देश आज़ादी की एक तरह से मांग कर रहा था। लग रहा था कि अंग्रेज़ों के दिन अब जाने वाले हैं। लेकिन ये अंग्रेज़ों के दिन जाते उससे पहले ही अलग अलग जो रियासतें थीं उनको भी शामिल करने की कोशिश की जा रही थी हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजा रजवाड़े उस वक्त थे जिन पे एक तो डायरेक्ट अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, कुछ ऐसे थे जो राजा जो अंग्रेज़ों के वजीफ़ा पे थे कि साल में एक उनको लगान देना, पैसे देने, एक तय मुश्त, और उसके बदले में वो अपनी राजपाट, राजशाही को बरकरार रखें। तो यहाँ पे राजशाही इसी तरीके से थी, अंग्रेज़ों को एक पैसा दिया जाता था साल में, और बाकी ये राजा रजवाड़े अपना काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान में इसी राजकोट के करीब एक मुस्लिम फैमिली थी जिसने अपना एक घर बनाया, वो बहुत अमीर। और कहते हैं उस ज़माने में ये घर की कीमत थी 9 लाख रुपए में बनाया था, और ये मशहूर हो गया था नौलखा घर के नाम से। तो लोग दूर दूर से, जैसे ताजमहल और ये देखने जाते हैं, तो वहाँ राजकोट और गुजरात के लोग सब नौलखा घर देखने आते थे। रईस आदमी, इत्तेफाक से एक दिन नौलखा घर में चोरी हो गई, तो वहाँ डाका पड़ा, बल्कि डकैती हो गई, डाका पड़ा। अब नौलखा घर, उनकी भी पहुँच ऊपर। तो ये हुआ कि ये चूँकि जो पूरा इलाका था और ये जो राजा थे अमरावाला, तो ये हुआ कि इस डकैती के पीछे राजा अमरावाला की साजिश है, और इसके साथ भूपत भी मिला हुआ। ये उनसे किसी की दुश्मनी थी, और इस दुश्मनी की वजह से ये इल्ज़ाम लगा दिया गया। जब ये चीज़ें आई तो फिर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन मामला दर्ज करने की और ये बेइज्जती की जब खबर आई, तो उसी वक्त फिर राजा अमरावाला ने, उस वक्त 30 साल के करीब उम्र होगी, नौजवान, उसने खुदकुशी कर ली। तो जब खुदकुशी की तो अब सिर्फ दूसरा आरोपी एक ही बचा, और वो बचा भूपत। अब भूपत राजा की खुदकुशी के बाद ये मामला थोड़ा उठा, क्योंकि
इल्ज़ाम लगा और कहा गया कि राजा ने बदनामी के डर से खुदकुशी की, तो यह गलत इल्ज़ाम था। तो उसको लेके फिर उस रिमांड और गिरफ्तारी को भी उस वक्त तक रोक लगा दी गई। लेकिन राजा की मौत ने भूपत को ये तय कर दिया था कि अब शायद राजा तो फिर भी बड़ा कद है, वो उसका एक अस्तबल का सेवक, उसकी क्या बिसात, तो वो पुलिस पकड़ लेगी, फिर उसे जेल भेजेगी। तो ये समझ गया वो। फिर भूपत को पता चला कि इसके पीछे साजिश थी एक शख्स की जो राजा को बदनाम करना चाहता था, और उसे राजा की मौत का भी अफसोस था कि उसका जिसके साथ इतने साल सेवा की वो एक झूठे इल्ज़ाम में उसने खुदकुशी कर ली। तो भूपत को इन चीज़ों ने तोड़ के रख दिया, बड़ा गुस्सा भी आया। और इसके बाद फिर भूपत वहाँ से निकल गया गिरफ्तारी से बचने के लिए भी। भूपत का एक दोस्त था, उसका नाम था राणा भगवान डांगर। बचपन में साथ रहा था, लेकिन राणा भगवान डांगर थोड़ा सा क्राइम बैकग्राउंड पे चला गया था, छोटे मोटे अपराध किया करता था, तो वो जेल में भी रहा था। इत्तेफाक से एक बार जब वो जेल में था और जिस जुर्म में जेल में था, तो उसके दुश्मनों ने जेल में उसके रहते हुए उसके पिता की हत्या कर दी, राणा की। और ये बात जेल में उसे बाद में पता चली। जेल से जब बाहर आया तो फिर भूपत उससे मिला और उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, राजा ने खुदकुशी कर ली, झूठा इल्ज़ाम लगा है। राणा इधर अपने पिता की मौत, कत्ल हुआ था, उसका बदला लेना चाहता था। तो इन दोनों ने तय किया कि चलो हम लोग बदला लेंगे, क्योंकि हम लोग बेकसूर हैं। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पहली बार अमरेली के नाजापुर गांव में पहुंचे, और वहां पे जो राणा के पिता के हत्यारे थे, उस हत्यारे को खेत में पकड़ा और भूपत और राणा ने मिलकर कत्ल कर दिया। ये इन दोनों की तरफ से किया गया पहला क्राइम था। खासतौर पर भूपत की क्राइम की दुनिया में ये पहली एंट्री थी। इस कत्ल के बाद अब फिर भूपत का नाम आया, राणा का नाम आया, पुलिस एक्टिव हुई। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने कहा कि अब गैंग बनाते हैं और ऐसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते हैं। धीरे धीरे करके इनके गैंग में करीब 40 लोग शामिल हो गए। इन 40 लोगों ने मिलकर अब क्राइम की दुनिया में पूरी तरह से कदम रख दिया, लूट मार करना शुरू कर दिया। भूपत के गैंग के सर पर अब तक 87 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम लग चुका था। करीब 10 लाख उस जमाने में की लूट इन्होंने की। और अब पूरा भूपत गैंग एक तरह से पूरे सौराष्ट्र में कुख्यात हो गया था। पुलिस पकड़ने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन नहीं मिलता था। उसकी एक वजह यह थी कि भूपत उन लोगों को मारता था जिनके बारे में बाकी लोगों की राय गलत हुआ करती थी, जो कभी न कभी किसी पे जुल्म करता है, उनका हक नहीं देता। लेकिन जुर्म तो जुर्म है। और साथ ही साथ वो अपना उसने एक रॉबिन हुड की छवि बना रखी थी, वो लोगों में फिर बांटता। और एक चीज़ उसके गैंग में थी कि इस पूरे 87 जो उसने कत्ल किए, जिनको भी मारा, उनमें से किसी की फैमिली की महिलाओं को हाथ नहीं लगाया। कभी इसके ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का एक भी केस नहीं था। इसके गैंग में ये था कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, चाहे वो दुश्मन के घर की हो, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसकी तरफ कोई बुरी नज़र नहीं डालेगा। और ये चीज़ धीरे धीरे लोगों को जब पता चली, और फिर इसका लोगों की, गरीबों की मदद करना, उनकी बेटियों की शादी कराना, इन चीज़ों ने इसको रॉबिन हुड बना दिया। और पुलिस जब ढूंढती थी तो यही लोग उसको पनाह देते थे, अपने घर में रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है, अपने दुश्मनों के लिए हो सकता है, हमारे लिए ये हमारी मदद भी करता है, सेवा भी करता है, और ये हमको कोई कभी इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वही लोग इसे पनाह देते। इसकी वजह से पुलिस का इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। अब धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगा, लगभग 47 आ गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद सारी रियासतें भारत गणराज्य में मिल गई, तो ये सारी रियासतें भी मिल गईं। अब उसके बाद भूपत की भी अपनी पुलिस ने तलाश शुरू की, और पुलिस लगी रही, लेकिन भूपत के क्राइम बढ़ते रहे। और उस ज़माने में चूंकि जो राजा राजवाओं की अपनी पुलिस फोर्स हुआ करती थी, बहुत ही ढीली ढाली, प्रोफेशनल भी नहीं होती थी, चूँकि अंग्रेज सिर्फ उनसे पैसे लेते थे, बाकी किसी तरह की हेल्प करते नहीं थे। तो भूपत जैसे क्रिमिनल को पकड़ना उनके बस की भी बात नहीं थी। और भूपत का लगातार गैंग जो है वो बहुत मजबूत होता जा रहा था पूरे सौराष्ट्र में, और एक तरह का आतंक फैल गया था। वक्त गुजरने लगा, तब हिंदुस्तान को आज़ाद हुए करीब 4 साल हो गए थे। भूपत को पकड़ने या उसके गैंग को ख़त्म करने के लिए उस ज़माने में अंग्रेज़ों के शोषण को छोड़ दें, तो ये हुआ कि फिर सरकार ने एक फैसला लिया कि इसके लिए एक स्पेशल पुलिस अफसर को तैनात किया जाए। 1951 में विष्णु गोपाल कनिटकर
इनको बाकायदा राजकोट का प्रमोशन देकर आईजी बनाकर भेजा गया और कहा गया कि आपका काम है ऑपरेशन भूपत को पकड़ना, उसके गैंग को खत्म करना। कनेटकर अब सिर्फ भूपत के लिए 1933 बैच के आईपीएस अफसर थे, बड़े होनहार माने जाते थे उस जमाने में। 1951 में इनको भेजा गया राजकोट और भेजा गया सिर्फ और सिर्फ भूपत के लिए। ये वहाँ पहुँचते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। भूपत इनसे बहुत ज़्यादा आगे, बल्कि उसके बाद ये हुआ कि भूपत को भी ये बात पता चली कि उसको गिरफ्तारी के लिए, उसके गैंग के खात्मे के लिए सरकार ने एक स्पेशल अफसर तैनात किया है, तो उसके लिए और वो ज़्यादा इज्जत की बात हो गई। तो अब उल्टा पुलिस को चैलेंज करने लगा। उसने कई ऐसी लूट की जिसमें बाकायदा पहले पुलिस को लेटर लिखा, टाइम डेट बताया कि मैं वहाँ लूट करूँगा, और उसके बाद वो गया और लूट किया और करके निकल गया। तो ये पुलिस के लिए एक चैलेंज था। इतना ही नहीं, वो जब भी इस तरीके का लूट करता तो उसमें एक लेटर में एक शब्द इस्तेमाल करता था, डीकरा। और ये डीकरा कानिटकर जो आईजी हैं उनके लिए यूज़ होता था कि डीकरा हम वहाँ इस वक्त पहुँच रहे हैं और लूट करेंगे। डीकरा गुजराती में जो बेटा को बोलते हैं, तो वो ओपनली चैलेंज करता था कि बेटा मैं यहाँ करूँगा, तुम रोक सको तो रोक ले। तो ये इसकी एक तरह से हिम्मत थी और ये सब कुछ करता रहा। लास्ट में कनेटकर को कई साल जब लग गए, उन्हें लगा कि इस तरीके से और इस पुलिस फोर्स के बलबूते पे भूपत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने अपनी अलग अलग तैयारियां शुरू की और इसी में एक था कि उन्होंने कुछ जो गुजरात का जो कच्छ एरिया है और इनका लोकेशन धीरे धीरे पता चला कि ये लोग करने के बाद रेगिस्तानी इलाके में चले जाते थे। कच्छ के पास बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, तो इनके लिए छुपना और वहाँ भागना ईजी रहता था। तो उन्होंने अपने पुलिस टीम में कुछ एक्सपर्ट लोगों को रखा जो रेगिस्तान के रहने वाले थे, जिनको पागी कहते हैं। पागी मतलब ये हिंदी का एक शब्द है, पग मतलब पैर, जो पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि कौन रेगिस्तान में किधर गया है। इवन ये भी बता देते थे कि अगर उसको एक बार पैर का एक शख्स का निशान दिखा दे कि ये उस शख्स का पैर है या उसका दूसरे का निशान है। तो कनेटकर को पता चला जब जीरो इन किया कि ये सब इस एरिया में भी घूमते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने कुछ पागी लोगों को अपने साथ शामिल किया और काम पे लग गए। लेकिन फिर भी वक्त बीतता गया, कोई सुराग नहीं मिला। बल्कि एक बार एक बहुत बड़े जौहरी के यहाँ लूटपाट की भूपत गैंग ने, और कहते हैं कि उस वक्त बहुत सारे सोने की अशरफियाँ थी, जो सिक्के थे, वो सारे चुराए और वहाँ से निकलने लगा। तो किसी ने कहा भूपत से कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनकी ज़रूरत है। तो वो भागते हुए उसने बाकायदा बहुत सारे सोने के सिक्के उस एरिया में उछाल कर, जब तक वो गुजरता गया, मुट्ठी निकाल कर वो फेंकता गया और लोग उसको चुनते गए और वो वहाँ से निकला। हालांकि बाद में ये बात पुलिस के पास पहुंची, बहुत सारे लोगों को कहा कि भैया वापस करो, कुछ ने किया, कुछ निकल लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रही और भूपत गैंग का दबदबा इसी तरह बना रहा। बाद में लेकिन इस पागी के जरिए, चूंकि एक लोकेशन तक पहुंच चुके थे कि ये कच्छ के आसपास है, तो उन पागी के इशारे पे इसके जो खास गैंग के लोग थे, एक बार पुलिस वहाँ पहुँची, वो काम भी आए। उन्होंने पैर के निशान के आधार पर बताया कि इसका लोकेशन कहाँ है। और जब ये पुलिस टीम पहुँची तो ऊपर से रेगिस्तान के टीले से गोली चलने की शुरुआत हो गई। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। तो एक ख़ास भूपत का पहले मारा गया गैंग का, फिर 2 मारे गए, फिर 4 मारे गए। धीरे धीरे जो इसके खास थे, राणा भी एक मुठभेड़ में मारा गया। तो इसके जो करीबी लोग थे वो धीरे एक एक करके अब पुलिस का निशाना बन रहे थे और भूपत का गैंग कमज़ोर होता जा रहा था। नए लोगों की भर्ती मुश्किल थी। लास्ट में अब ये हो गया था कि कनेटकर लगभग कामयाबी के करीब थे, भूपत को पकड़ सकते थे, और वो यही पागी और अपने बाकी नेटवर्क के जरिए। और एक बार बात है ये कि 6 जून 1952 की, भूपत के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिली कि ये गुजरात के कच्छ के पास है, रेगिस्तान में है, और उसके कदमों के निशान से पुलिस वहाँ तक निकल भी गई। लेकिन ये बात भूपत को भी पता चल गई कि पुलिस घेराबंदी कर रही है। लंबी टीम थी पुलिस की, बड़े लाव लश्कर के साथ, लेकिन भूपत को पहले पता चल गया। इसके बाद ये भी था कि भूपत भागने के लिए पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस कर सकता है। बाकायदा पुलिस ने अलर्ट किया बॉर्डर पे फोर्स को। लेकिन इस सारी अलर्टनेस के बाद, सारी मुस्तैदी, सारी घेरेबंदी के बावजूद 6 जून 1952 को भूपत अपने 3 साथियों के साथ कच्छ से पाकिस्तानी बॉर्डर में घुस गया
उसका मकसद ये था कि वो अभी यहाँ पे चूंकि सख्ती ज़्यादा है, कनिटकर पीछे पड़े हुए हाथ धो के, टीम के बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, गैंग खत्म हो रहा है, तो थोड़े दिन तक बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में रहेगा, हालात ठंडे होंगे, उसके बाद वापस आ जाएगा, फिर से अपना गैंग खड़ा करेगा। ये सोचकर वो 6 जून 1952 की रात बॉर्डर पार कर गया। लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर पार किया, पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं, भूपत को उन्होंने उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बिना वैध कागजात के दूसरे देश में घुसने, हालांकि उस वक्त माहौल अलग था, अब तो अलग है, उसको सज़ा सुनाई गई। वहाँ पर 1 साल की सज़ा थी और 100 रुपये का जुर्माना 1952 में। तो ये गया किसी और मकसद से था कि जाकर फिर पाकिस्तान से वापस आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथों पकड़ा गया बॉर्डर पे। 1 साल की इसको सज़ा हो गई। 1 साल की सज़ा के बाद जब ये छूटा, थोड़ा बहुत बदल चुका था। फिर इसने कहा कि अब पाकिस्तान में ही रहते हैं। पाकिस्तान की एक लड़की से इसको प्यार हो गया, उसने उस लड़की से शादी कर ली। शादी करने से पहले इसने अपना नाम भी बदल लिया। अब ये भूपत से अमीन हो गया था, इसने अपना नया नाम अमीन रखा। और फिर इस दौरान में यहाँ पे पता चल चुका था कि पाकिस्तानी उसके हाथ में पकड़ा गया, गिरफ्तार हुई है। भारत सरकार ने, गुजरात गवर्नमेंट ने उस वक्त पाकिस्तान से काफ़ी कहा कि इसकी सज़ा जब ख़त्म हो जाए आप हमें दे दो, क्योंकि हमारे यहाँ कानून की इसको तलाश है। 87 से ज़्यादा कत्ल है इसके सर पर, 10 लाख से ज़्यादा की लूट है, और इसकी गिरफ्तारी और इसकी खोज पे हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो आप हमें लौटा दो। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने भूपत या अमीन को लौटाने से साफ मना कर दिया और कभी नहीं लौटाया। भारत सरकार ने के ज़रिए काफ़ी बार गुजारिश भेजी गई, लेकिन नहीं लौटाया गया। 52 में ये गया था, 53 में छूट गया था। 53 के बाद अगले करीब 43 साल तक ये पाकिस्तान में रहा, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, इसके बच्चे हुए। आखिरकार 1996 में भूपत की मौत हो जाती है और तब इसकी उम्र थी करीब 75 साल के आसपास रही होगी, और इसको पाकिस्तान में ही दफना दिया गया इस्लामिक रीति रिवाज से, चूंकि इसने वहां जाकर फिर अपना नाम और सारी चीजें, धर्म भी बदल ली थी। भूपत के जो 3 साथी साथ में गए थे वो वापस हिंदुस्तान लौट आते हैं बाद में और फिर से अपना गैंग चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। जिन कानिटकर साहब को भेजा गया था खासतौर पर भूपत के लिए, 1933 बैच के IPS अफसर, जब पाकिस्तान की खबर आ जाती कि अब भूपत वहाँ है तो उनका ये टेंशन खत्म, मिशन भी एक तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर उन्हें गुजरात से राजस्थान भेजा जाता है, फिर वो मध्य प्रदेश जाते हैं और उस वक्त वहाँ के चंबलों के डाकुओं से वो उनका आमना सामना भी होता है। और इन सारे काम करते हुए 1968 में जो कानिटकर साहब थे, ये हिंदुस्तान के पहले CRPF के DG बनते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो अभी हम लोग जानते हैं CRPF हर जगह जो चलती है, कश्मीर में हमला भी हुआ था उसके कारवां पे। तो जिस भूपत को पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस अफसर को अपॉइंट किया गया था 1951 में, वही कानिटकर साहब 1968 में CRPF के हिंदुस्तान के पहले DG डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिदेशक बनते हैं, वहाँ से रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो पुणे चले जाते हैं और पुणे में ही सेटल हो जाते हैं। तो ये एक भूपत की कहानी थी। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी गाइज़। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पे केवल और केवल इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ कीवर्ड सर्च करके मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं वही कहानियाँ मैं छांट करके आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुननी होती हैं या सुनते हैं तो आप इस चैनल पर बिल्कुल बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल और केवल इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही सुनने को मिलेंगी और मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।